आगे शांत हो जाइए, ये आप शांत हो जाइए, आगे आ जाइए आगे। मीडिया पर वायरल अभी जो वीडियो आपने देखा वो दरअसल गंगोली गांव का है, जहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मौलाना जी होते हैं, उनकी बीवी और 2 बच्चियों का कत्ल हो जाता है, जो मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते थे और साथ ही साथ बच्चों को शिक्षा भी देते थे। इस कत्ल को लेकर के पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा था। पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचता है तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है, यहाँ तक एसपी साहब की गाड़ी को भी तोड़-फोड़ कर दी जाती है। मौके पर जैसे तैसे व्यवस्था को शांत करके जब मामले की जांच की जाती है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता। तो पूरी कहानी विस्तार से समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है बागपत जिले के अंदर एक थाना लगता है, दोगट थाना, उसी के पास एक गाँव लगता है गंगोली। गंगोली गाँव के अंदर एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद। बड़ी मस्जिद के अंदर मौलाना साहब जो होते हैं वो कुछ बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे। उनमें से करीब 6 बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए आते हैं। समय रहता है लगभग 4 बजे के आसपास, और जब वो मौलाना साहब के ऊपर जाते हैं तो जीने का गेट बंद होता है, और काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद जब वो गेट नहीं खुलता है तो वो बच्चे दूसरे रास्ते से घूम के मौलाना साहब के जब रूम में जाते हैं तो जा कर के देखते हैं उनकी बीवी और 2 बच्चों का कत्ल पड़ा हुआ है, पूरा खून पड़ा हुआ है। बच्चे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं, शोर शराबा करते हैं, जिसमें से एक बच्चा काफ़ी समझदारी से काम लेता है। वो वहाँ से आता है और मस्जिद में जो माइक होता है उसे अनाउंसमेंट कर देता है और पूरे गांव को ये सूचना मिल जाती है कि यहाँ पर मस्जिद में मौलाना और इनकी बीवी और 2 बच्चों का कत्ल हो गया है। पूरे गांव की भीड़ वहाँ पर उमड़ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, सैकड़ों की मात्रा में वहाँ पर भीड़ होती है। उसी दौरान कोई व्यक्ति वहाँ का फ़ोन उठा करके 112 नंबर डायल करके फ़ोन कर देता है। 112 की पुलिस मौके पर आती है। जब कन्फर्मेशन मिल जाती उसके बाद पुलिस भारी बल के साथ आना शुरू हो जाती है, चाहे वो आसपास के अधिकारी हो, 4 थानों की पुलिस हो, जिसमें पुलिस के कर्मी जो आते हैं एसओ सूर्यदेव सिंह, एसपी प्रवीण कुमार और सीओ विनय कुमार और एसएसपी सूरज कुमार आते हैं और मामले को देखते हैं। तो गांव के पब्लिक के लोग एसपी की गाड़ी के साथ तोड़-फोड़ करते हैं और लाश को पोस्टमार्टम में देने के लिए मना कर देते हैं। तभी वहां पास ही में मेरठ के आईजी कलानिधि नेताजी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद मामले को गांव वालों को समझा बुझा करके मामले को शांत करते हैं। कहते हैं अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो इसका न्याय जरूर मिलेगा। गांव वालों को जैसे तैसे शांत करके बॉडी को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इस मामले की जांच शुरू की जाती है। मौलाना तो वहाँ पर होते नहीं हैं। सबसे पहला शक कुछ लोग मौलाना के ऊपर करते हैं, तो मौलाना को फ़ोन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, आप आ जाइएगा, आपका कोई ज़रूरी काम है। हालांकि उनको ये चीज़ नहीं बताई थी कि यहाँ पर आपके बीवी और बच्चों का कत्ल होता है। मौलाना तत्कालीन वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद जब वापस आते हैं, और उससे पहले पुलिस अब मौलाना के बारे में जांच करती है, उनका सीडीआर निकालती है, हर चीज़ निकालती है। वो सीडीआर में देखती है कि मौलाना 8 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए निकले थे और जब से उनका मोबाइल फ़ोन जहाँ गए थे उसी जगह की लोकेशन पर ट्रैक हो रहा है। अब पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है, कहती है यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो गांव वाले बताते हैं सीसीटीवी कैमरा तो मस्जिद में ही लगा हुआ है। अब मस्जिद में जा कर के जब सीसीटीवी कैमरा निकाला जाता है तो उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर लगभग 25 से 30 मिनट का डीवीआर जो होता है वो जिस टाइम पे कत्ल हुआ उस टाइम का बंद पड़ा हुआ था। अब सबसे अहम सवाल, पुलिस का दिमाग घूमता है, कहता है ये कत्ल किसी बहुत ही तंगड़ी साजिश के साथ किया गया है। लेकिन फिर भी पुलिस जब मामले की जांच करती है, सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटोज़ को देखती है, तो सुबह के 11 बजे से लेकर के जब सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो उसमें एक बच्चा दिखाई पड़ता है जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष के आसपास होती है। वो लगभग 15 मिनट तक उस पूरी मस्जिद में घूमता रहता है 11:30 बजे के लगभग, और घूमते घामते वो निकल जाता है। निकलने के बाद उसके साथ एक बच्चा और आता है जो कि समय लगभग 2 बजे के आसपास होता है, उसके साथ आता है और साथ आने के बाद मस्जिद में इधर उधर घूमता है और घूमने के बाद उस रूम में जाता है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पहले जाकर के सीसीटीवी कैमरे को बंद करता है। बंद करने के बाद इस घटना को शायद अंजाम दिया होगा, ये चीज़ तो अभी पुलिस को पता नहीं थी। उसके बाद फिर देने के बाद अब फिर वो वापस आकर के इस सीसीटीवी कैमरे को चालू कर देता है और चालू करने के बाद अपने अपने काम में लग जाता है। उनको नहीं पता कि यहाँ तक भी पुलिस पहुँच पाएगी, क्योंकि उन्होंने कैमरा को छिपाने की
पूरी कोशिश की थी। अब पुलिस जब इस एंगल की जांच करती है तो शक तो होता नहीं है कि दरअसल ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 14 साल का है तो कोई 15 साल का है, लेकिन फिर भी पुलिस का काम है सुराग ढूंढना और जांच पड़ताल करना। तो बच्चे को जब बुलाया जाता है, जब उससे पूछा जाता है कि यहाँ पर आप इस टाइम पे आए थे, क्या करने आए थे, तो वो कहता है मत मैं तो बस वैसे ही आया था, मेरा कुछ यहाँ पे काम नहीं था। पुलिस को उसकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि बच्चा शायद कुछ झूठ बोल रहा है। जब पुलिस अपने लिहाजे में बच्चे से सख्ती से पूछताछ करती है तब वो बच्चा टूट जाता है और बताता है कि मैं था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त और था। अब उनके नाम हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि उनकी उम्र कम है, वो बच्चे नाबालिग हैं। एक दोस्त और था जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है और मौलाना साहब के यहाँ कोचिंग भी हम लोग पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ने आते हैं। मौलाना साहब जब सिबारा पढ़ाते हैं तो हमको बहुत पीटते हैं, कभी कभी उनकी वाइफ जो होती हैं वो पढ़ाती हैं, वो भी हमको बहुत ज़्यादा पीटती हैं। और इसके लिए मैंने सोचा कि एक दिन इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। दरअसल कत्ल से एक दिन पहले भी जब मौलाना की वाइफ ने जब उनको सिबारा पढ़ाया तो उसमें भी उससे कुछ गलतियां हुई जिसको लेकर के डांट फटकार लगाई। तब बच्चे बताते हैं, बच्चे जब कबूल जाते हैं तो बच्चों की ज़बानी सुनते हैं। बच्चे बताते हैं कि हम दरअसल ठीक 2 बजे यहाँ पर आते हैं। आने के बाद सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद किया। बंद करने के बाद उनको सब कुछ पता ही रहता है कि कैसे क्या करना, क्योंकि डेली का आना जाना उनका मस्जिद में ही रहता है। तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद करता है। उसके बाद एक अलमारी होती है, ये अलमारी जो आप देख सकते हैं, इसमें से एक जो चिनाई करने वाली हथौड़ी रखी होती है, एक बच्चा हथौड़ी हाथ में लेता है और दूसरा बच्चा चाकू हाथ में लेता है। चाकू हाथ में लेने के बाद अब मौलाना की बीवी जहाँ पर ऊपर छत पर दूसरी मंजिल पर लेटी हुई थी उसके पास जाता है। जाने के बाद अब बीवी को ये अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वही बच्चे रोज़ उससे कोचिंग पढ़ने के लिए आते थे, तो वो वहीं वैसी ही लेटी रहती है। बच्चे पास में जाते हैं और उसके सर पे बहुत ही तेज़ी से हथौड़े की वार करते हैं। तो एक बार तो वो चीखती है और ज़मीन के नीचे गिर जाती है। अभी वो मरी नहीं थी। उसके बाद धाड़ धाड़ से 2-3 बार और करती है जिसकी उसकी दम निकल जाती है और वो ज़मीन पर पड़ जाती है। इसको देख करके पास ही में चारपाई पर लेटी हुई 2 बच्चियां होती हैं जिसमें एक की उम्र 5 साल होती है, दूसरे की उम्र 2 साल होती है। उनमें से बड़ी बच्ची जब चिल्लाने की कोशिश करती है, चीखती है, तो ये बच्चे जो होते हैं उनके सर पे भी हथौड़ा लगाते हैं। धड़ाधड़ 2-3 हथौड़े उन बच्चों के भी सर पे देते हैं और वो भी पूरी तरह से मर जाते हैं। मरने के बाद अब ये जो मर्डर वेपन होता है इनके हाथ में, कत्ल करने का हथियार, अब इनको इतनी समझ तो होती नहीं है। एक तो हथियार जो है उसी के छत के ऊपर फेंक देते हैं, जो वसूली होती है उसको छत के ऊपर फेंक देते हैं, और जो चाकू होता है उसको जीना के नीचे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब पुलिस ने इस चीज़ का खुलासा किया तो वो गांव वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये छोटे से बच्चे जो पढ़ाई को लेकर के इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं, ये बच्चे भी इस तरह की घटना दे सकते हैं। ऐसा गांव वालों का भी कहना है कि अगर इस मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते तो शायद इसमें अपराधी कोई और ही होता। तो फिलहाल बच्चों को अरेस्ट करके जेल में बाल गृह होता है वहाँ पर उनको भेज दिया गया है और पुलिस ने इस मामले की बड़ी ही ईमानदारी से और बड़ी ही अच्छी तरीके से जल्दी जांच की और इसका खुलासा किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।